तो आज हम पढ़ेंगे एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। हमारे पास होते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें जब हम एसिड या बेस को मिक्स करते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। हमारे पास पहला एग्जांपल है लिटमस का, देन हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है, देन ऑरेंज, देन हमारे पास है फेनोफ्थलीन। अब जो लिटमस होता है ये लाइकेन प्लांट से पाया जाता है। लाइकेन प्लांट से जब हम लिटमस को ऑब्टेन करते हैं तो ओरिजिनली वो पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है? पर्पल। पर हम इससे अपने कन्वीनियंस के लिए इसको ब्लू लिटमस में और रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ब्लू लिटमस या रेड लिटमस सॉल्यूशन भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है। देखो, ब्लू लिटमस में जब हम एसिड को ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं? एसिड को, तब ये चेंज हो जाता है रेड लिटमस में। और अगर हम लोग इसमें बेस को ऐड करें, अगर इसमें हम बेस को ऐड करें तो क्या होगा? तब ये ब्लू ही रहेगा। ऐसे ही जब रेड लिटमस पेपर में हम एसिड को ऐड करेंगे तो ये रेड ही रहेगा। पर इसमें जब हम बेस को ऐड करेंगे, जब हम इसमें क्या ऐड करेंगे? बेस, तो ये कैसा हो जाएगा? तब ये ब्लू हो जाएगा। ये लिटमस की प्रॉपर्टी हो गई। अब मिथाइल ऑरेंज क्या है? मिथाइल ऑरेंज होता है ऑरेंज कलर का सब्सटेंस, सॉल्यूशन होता है ऐसा ऑरेंज कलर का। जब इसमें हम या तो न्यूट्रल मतलब या तो वाटर या तो बेस, इनमें से दोनों कोई भी ऐड करेंगे तो ये कलरलेस हो जाएगा। और अगर हम इसमें एसिड ऐड करेंगे तो कैसा होगा? अगर एसिड ऐड कर देंगे तो कैसा हो जाएगा? ये ऑरेंज का ऑरेंज ही रहेगा, कलर चेंज नहीं करेगा। अब आता है हमारे पास फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन कैसा होता है? ये ओरिजिनली कलरलेस होता है। ठीक, इसमें जब हम बेस को ऐड करेंगे, जब बेस ऐड करते हैं तो ये पिंक हो जाता है। अभी मैं रेड से लिख रहा, पर ये पिंक हो जाता है। और जब एसिड को ऐड करते हैं तो ये कलरलेस होता है, कलरलेस। ठीक, फिनोफ्थलीन का एक और चीज़ है, थोड़ा सा अगर हम जानना चाहें तो ये स्पेसिफिक पीएच पे अपना कलर चेंज कर लेता है। जब बेस का पीएच जो है 13 से 14 के बीच पहुंचता है तो भी ये कलरलेस हो जाता है। और जब इसका पीएच एसिडिक रहता है तब भी कलरलेस। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होते हैं, बस इतना ही जानते हैं, हमारे लिए इतना भी इनफ है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक, ये कैसे इंडिकेटर हैं? इनको हम आंखों से देख सकते हैं, कलर चेंज कर रहा है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कैसा? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ये क्या होते हैं? ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो स्मेल चेंज करते हैं, जिनमें स्मेल, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है रिलेटिंग टू सेंस ऑफ स्मेल। ठीक, अब इसके कौन कौन से एग्जांपल हमारे पास हैं? इसके एग्जांपल है अनियन, वेनिला और क्लोव। क्लोव क्या होता है? लौंग जैसा, ब्लैक सा थोड़ा होता है, ब्राउन ये। अब देखो, इसमें होता क्या है कि इसमें जब हम बेस को ऐड करते हैं, इनमें से किसी में भी जब बेस को ऐड करते हैं तो इनकी जो स्मेल, जैसे इसकी पंजेंट सी स्मेल होती है अजीब सी, इसका स्मेल अच्छा होता है, प्लीजेंट लगता है। क्लोव का भी स्मेल ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन तीनों का स्मेल चला जाता है, स्मेल गायब हो जाता है जब भी हम इसमें बेस को ऐड करते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एसिड्स। अब एसिड्स क्या होते हैं? एसिड नेचर वाइज सॉर इन टेस्ट होते हैं, सॉर इन टेस्ट, TST। ठीक, अब एसिड कितने टाइप के होते हैं? एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है मिनरल एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं हमको। किससे? प्लांट एंड एनिमल्स से मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एसिटिक एसिड, इथेनॉइक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, और कौन से हो जाएंगे? ऑक्जेलिक एसिड, और कौन सा होगा? फॉर्मिक एसिड,
फॉर्मिक एसिड को मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड ऐसे एसिड जो हमको मिनरल एसिड ऐसे एसिड जो हमको अर्थ से मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? HCl, और कौन होगा? H2SO4, और कौन सा होगा? HNO3। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको सल्फ्यूरिक एसिड, इसको नाइट्रिक एसिड। ठीक, अब देखो ये कैसा हुआ, ये इनका जो डिफरेंस है, एक टाइप और दो टाइप, ये किस बेसिस पे था? ये ओरिजिन के बेसिस पे था। ओरिजिन के बेसिस पे था। अब इनको हम लोग इनके नेचर के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में। किसमें? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में। अब ये क्या होता है? देखो, अगर हम ध्यान देंगे सारे एसिड में H+ आयन कॉमन होता है। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो जब वाटर में घुलते हैं तो उनका जो H+ आयन है ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। कंप्लीटली आयोनाइज्ड मतलब ये H+ आयन में अपने आप को ब्रेक कर देता है कंप्लीटली। वीक एसिड में पार्सली। अब इसका एग्जांपल जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस H2O, तो ये किस में ब्रेक होगा? H+ आयन प्लस Cl2। जैसे HCl है, जब ये वाटर में डिसोसिएट होगा या आयनाइज होगा तो H+ आयन और Cl- आयन में कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगा। और इसमें क्या होगा? जैसे CH3COOH, ये एक वीक एसिड है, इसको जब वाटर में आयनाइज होता है तो किस में होता है? CH3COO- प्लस H+ आयन। देखो यहाँ पे देखो H3 बचा है ना, तो ये कंप्लीटली नहीं है, पार्सली डिसॉल्व हुआ या पार्सली आयनाइज हुआ। अब एक चीज़ और जानो, अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड जो होते हैं, अब ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हमारे सारे मिनरल एसिड कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और हमारे जो सारे वीक एसिड हैं वो कौन से होंगे? ऑर्गेनिक एसिड होंगे, और मोस्ट ऑफ द केस में। ठीक है, कहीं पे एक्सेप्शन हो सकता है, पर यहाँ पे इतना समझ के चलते हैं। अब हमारा टॉपिक आ जाता है कि हम अब डाइल्यूशन ऑफ एसिड समझते हैं। डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन क्या होता है कि एसिड में वाटर की क्वांटिटी को बढ़ाना। अब ये होता है डाइल्यूशन। अब एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर ना के बराबर। ठीक, अब आ जाते हैं, अब एक चीज़ समझते हैं डाइल्यूशन करते कैसे हैं। हम हमेशा वाटर में एसिड को पॉर करते हैं। हम कभी भी एसिड में वाटर को पॉर नहीं करते। रीज़न समझते हैं। देखो, अगर हम उससे पहले एक चीज़ जानते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एसिड प्लस वाटर, ये जो रिएक्शन होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक। इसका मतलब क्या है कि हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा
इसमें रिलीज़ होती है। अब देखो, अब हम जब वाटर को एसिड में डालेंगे तो क्या होगा कि सपोज दैट ये वाटर का ड्रॉपलेट है, ठीक, इसका सरफेस एरिया इतना है, एसिड इतना ढेर सारा। अब जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा इसको इसी सरफेस एरिया में जाना है, जल्दी से इवेपोरेट करेगा या स्प्लैश आउट होगा और हमारे ऊपर पड़ सकता है, इसके भी छींटे इसके भी छींटे। तो ये क्या होता है, ये डेंजरस है, इसको हमको नहीं करना है। अब इसमें क्या होगा, इसमें एसिड का एक ड्रॉप गया, अब इससे जो हीट प्रोड्यूस होगा उसके लिए देखो सरफेस एरिया इतना है, जो हीट है वो पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसलिए ये करेक्ट मेथड होता है डाइल्यूशन का। अब आगे आ जाते हैं। अब हम एसिड का अलग अलग सब्सटेंस के साथ, अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा ये जानेंगे, ठीक, या वो क्या प्रोडक्ट होगा उनका। पहला देख लेते हैं, एसिड प्लस मेटल। तो ये क्या बनाता है, एसिड प्लस मेटल बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, HCl प्लस Zn, तो ZnCl जिंक क्लोराइड प्लस H2, ये एक सॉल्ट है जिंक का, ठीक है। दूसरा, जब एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तब क्या वो प्रोड्यूस करता है, तब भी वो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस हाइड्रोजन। देखो इस बार एक्स्ट्रा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मेटल कार्बोनेट क्या होता है, देखो जब कार्बोनेट की बात आए तो इतना समझ लो कि कहीं पे CO3 लगा होगा, मतलब जब कार्बोनेट बोले समझ जाओ CO3 फॉर्मूला में होगा। एग्जाम्पल के लिए कौन सा ले लें, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। एसिड HCl, अब ये क्या प्रोड्यूस करेगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक। अब थर्ड किसके साथ रिएक्शन इसका देखेंगे। अब हम देखेंगे जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, देखो एसिड बेस हमको पता है कि ये न्यूट्रलाइज होने वाला है, तब ये क्या प्रोड्यूस करेगा, साल्ट प्रोड्यूस करेगा प्लस वाटर। इस रिएक्शन को इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एग्जाम्पल ले लेते हैं, HCl प्लस NaOH क्या बनाएगा, NaCl प्लस वाटर, सिंपल, ठीक। अब आगे आ जाते हैं, चौथा, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन जुड़ा होगा मेटल में, ठीक। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट प्लस वाटर। अब एक चीज़ देखो, सॉल्ट प्लस वाटर किस में आ रहा था, इसमें भी एसिड और बेस का जब कर रहे थे। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो मेटल ऑक्साइड होता है ये बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, HCl प्लस MgO, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, MgCl2 प्लस वाटर, ठीक। और इससे हमको क्या पता चला कि जो ये है ये कैसा, इसका क्या नेचर है, बेसिक इन नेचर, ये हो गया। अब फिफ्थ क्या हो जाएगा, अच्छा अब हो गया, बस इतना ही है। अब हम जानेंगे कि एसिड का जो बिहेवियर होता है वो किस रीज़न से होता है। कोई भी एसिड कितना एसिडिक होता है, किस रीज़न से होता है, उसका रीज़न होता है कि H प्लस आयन जितना प्रोड्यूस होगा, अभी हम लोग ऊपर ही जाने कि आयनाइज होगा, वो उतना एसिडिक इन नेचर होगा। अब एक और चीज़ नोट करने वाली बात है, जो एसिडिक बिहेवियर होता है, एसिडिक बिहेवियर ये सिर्फ ये सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में ही एसिडिक बिहेवियर शो कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, वो एक्सपेरिमेंट है कि हम लोग किसी ट्यूब में H2SO4 प्लस NaCl इसका रिएक्शन कराएंगे। तो इससे होता क्या है, बता रहे हैं आपको रिएक्शन करके। इससे होता क्या है कि ये HCl का ड्राई HCl, कैसा ड्राई HCl गैस रिलीज करता है। और ये जो गैस है इसको जब हम लिटमस पेपर पे टेस्ट करते हैं तो ये कोई भी कलर चेंज नहीं करता। ब्लू लिटमस पेपर कलर चेंज नहीं करता। हमको क्या क्या नोटिस करना है कि इस पर कोई मॉइस्चर ना हो और पाइप भी एकदम ड्राई हो, ठीक है।
उसके बाद जब हम इस लिटमस पे वाटर कंटेंट डालते हैं तब यही HCl गैस जो है, ड्राई गैस, ये इसको रेड में चेंज कर देता है। तब हमको पता चलता है कि अच्छा ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो H2O है इसके प्रेजेंस में एसिडिक बिहेवियर शो होता है। अब देखो होता क्या है कि जो एसिड है ये डिसोसिएट या आयनाइज होता है H2O में, और H प्लस आयन, इसको एक्वस बोलते हैं, इसको बनाता है, प्लस इसका जो और कंपाउंड रहेगा अदर कंपाउंड माइनस के साथ बनाता है। ठीक, और एक और ये देखो, एक और क्या ध्यान देना है, हमने ऊपर जाना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड के कैसे आयनाइज होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, तो हम उनको सिंगल एरो से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो वीक एसिड होते हैं लाइक CH3COOH, ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, तो हम इनको इस मतलब हम इनको इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे शो करते हैं इस रिएक्शन को, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ठीक, ये पॉइंट इतना नोट करना था हमको। अब आ जाते हैं बेसिस पे। ठीक, अब बेस क्या होते हैं? बेस बिटर इन टेस्ट। अब बेस जो होता है वाटर सॉल्यूबल जो बेसेस होते हैं उनको हम लोग एल्कलीज बोलते हैं। अब देखो सारे बेसेस वाटर सॉल्यूबल नहीं होते हैं, जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं उनको एल्कलीज बोलते हैं, और हम लोग यही पढ़ेंगे चैप्टर में। एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, वही सेम कॉन्सेप्ट, और एक होता है वीक बेस। ठीक, अब देखो जैसे हमें एसिड में क्या कॉमन मिल रहा था, H प्लस, हमको बेस में OH माइनस कॉमन मिलेगा, ये बेस की प्रॉपर्टी है, OH माइनस प्रेजेंट होता है सारे बेसेस में। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं? जैसे एसिड में था सेम तरीके से, जिसमें OH कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा उनको स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे, और जिसमें नहीं होगा उनको वीक बेस बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल कौन कौन से हैं? NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस, ये कैसे हैं? ये वीक बेस हैं। अब आते हैं सेम बेस को अलग अलग चीज़ों से रिएक्ट कराएंगे और जानेंगे कि ये वो चीज़ें कैसा नेचर शो करती हैं। जैसे हम लोग मेटल को कराए थे, मेटल से कराए थे एसिड को, अब इनको भी कराते हैं। ठीक, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? सॉल्ट प्लस H2। एग्जाम्पल ले लेते हैं, NaOH प्लस Zn, ये क्या प्रोड्यूस करता है? Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बोलते हैं, ये एक सॉल्ट है, प्लस H2। ठीक, अब एक चीज़ हमको नोट डाउन करना है कि ये जो सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते, ऑल मेटल्स ऐसा सेम रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक, अब दूसरा क्या होगा? एसिड प्लस बेस वही सेम क्या देता है? सॉल्ट प्लस वाटर, इनके साथ भी सेम स्टोरी होगी। तीसरा क्या होगा? बेस प्लस नॉन मेटेलिक बोल सकते हैं, ऑक्साइड, क्या देते हैं हमको? वाटर प्लस सॉल्ट। अब देखो वाटर प्लस सॉल्ट हमको किस में मिलता था? एसिड प्लस बेस में। अब इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, सॉरी ऑक्साइड में DE, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं कैसा इन नेचर होते हैं? ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। देखो जहाँ CO3 होता है वहाँ पे कार्बोनेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर हो गया। अब हम जानेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। हम लोग ऊपर से पढ़ते ही आ रहे हैं पर टॉपिक जैसा भी इसको कवर कर लेते हैं। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस किससे पता चलता है? ये पता चलता है pH स्केल से। अब pH स्केल एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। कैसा इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो कि डिफरेंट सब्सटेंस के मिक्सचर से बनता है और वो अलग अलग कलर शो करता है एक स्पेसिफिक वैल्यू डिनोट करने के लिए। पीक्स का मतलब क्या होता है?
पी का मतलब होता है पोटेंज। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पावर, और एच क्या है, हाइड्रोजन। तो पीएच स्केल क्या बताता है, हाइड्रोजन। तो पीएच स्केल क्या बताया, इसका कंसंट्रेशन। एसिड में इसका कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है और बेस में कम होता जाता है। पीएच स्केल सबने पढ़ा ही होगा। पीएच स्केल क्या होता है, बीच में 7 होता है और इधर 14, इधर 0। 0 से 6 तक एसिडिक नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर, और 8 से 14 तक बेसिक नेचर। और जो 7 होता है ये हमारा होता है न्यूट्रल, इसको न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल, जो कि हमारा वाटर ऐसा बिहेवियर शो करता है, वाटर भी और हमारा सॉल्ट वगैरह भी। ठीक, ये न्यूट्रल इन नेचर रहते हैं। अब कैसे सॉल्ट, वो आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अब हम समझेंगे कि पीएच स्केल जो है, अब हम समझेंगे कि पीएच का यूज कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ इसका मेंशन है। पहला तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ पे, हमारे पेट में, स्टोमक में क्या रिलीज होता है, कौन सा एसिड, HCl। जब HCl की अमाउंट बढ़ जाती है तो हमको क्या होता है, एसिडिटी होती है। तो उसके लिए क्या हो जाता है, एसिडिटी। तो उसके लिए क्या रेमेडी है कि हम कोई बेस यूज कर लें। तो जो बेस यूज करते हैं हम लोग उसको एंटा एसिड बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एंटी एसिड, एसिड का उल्टा। माइल्ड बेस यूज़ करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए MgOH। अब देखो ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका एक नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया। ठीक, एक ये हो गया। दूसरा कहाँ दिखता है हमको, टूथ डिके में। अब देखो हमारे माउथ का जो पीएच है वो यूजुअली 5.5 के अराउंड रहता है। इससे नीचे 5.5 से नीचे गया तो हमारा माउथ का पीएच कैसा हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर, और इससे फिर टूथ डीके स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अब देखो इसमें होता क्या है कि हम जब खाना वगैरह खाते हैं, शुगर जैसे हो गया, तो जो शुगर होता है इसको बैक्टीरिया किस में ब्रेक डाउन करते हैं, इसको एसिड में। और वो फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड हो गया। ठीक, ऐसे हमारे माउथ का पीएच चेंज होता रहता है। और जो हम लोग सुबह टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि सुबह सुबह हमारे मुंह का जो पीएच है वो कम होता है, एसिडिक हो गया रहता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग बेसिक कोई कंपाउंड यूज़ करेंगे तो हमारा टूथपेस्ट होता है। ठीक, अब तीसरा कहाँ पे देखने को मिलता है, हमको प्लांट और एनिमल के केस में देखने को मिलता है, प्लांट एंड एनिमल। देखो पहले समझेंगे सॉइल के केस में एक बार। सॉइल के केस में कहाँ पे होता है, देखो हमारे जो ग्राउंड होता है वो जब एसिडिक नेचर का हो जाए, एसिड रेन की वजह से। अब एसिड रेन क्या होता है कि जब रेन का पीएच वैल्यू 5.5 के अराउंड हो तो उसको हम लोग एसिडिक रेन बोलते हैं, या 5.6 से कम हो, मतलब 5.6 से कम होगा तो वो कैसा होगा, वो एसिडिक रेन होगा। अब एसिडिक रेन होगा तो हमारा ग्राउंड भी एसिडिक हो जाएगा, तो कई प्लांट्स के लिए वो अच्छा नहीं होता। तो हम इसमें क्या ऐड करते हैं, न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस को ऐड कर देंगे। और वही सेम, ज़्यादा बेस मान लो ऐड हो गया तो फिर हम क्या ऐड कर देंगे, तब हम एसिड ऐड कर देंगे। अब जैसे कोई बेस का अगर एग्जाम्पल पता हो तो जैसे हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हम लोग एसिड वगैरह कहाँ से, किस कंपाउंड से, जो मैन्योर वगैरह यूज़ करते हैं वो कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो अगर बेसिक ग्राउंड है तो वो उसको एसिडिक बना देगा, और जब एसिडिक हो तो हम बेस इससे बना लेंगे इसको, सॉइल को। ठीक, अब आ जाते हैं हाँ अभी अब सेल्फ डिफेंस में एनिमल्स एंड प्लांट्स कैसे यूज करते हैं एसिड और बेस को, अब हम लोग जानेंगे। देखो हनी बी कैसा लिक्विड रिलीज करता है, एसिडिक लिक्विड। ठीक,
वैस्प जो इसका हिंदी मुझको नहीं पता, डिफरेंट दिखता है। वैस्प का यहाँ पे फोटो में भी लगा देता हूँ। ये अल्कलाइन लिक्विड मतलब बेसिक लिक्विड। तीसरा कौन? ये कैसा? ये मिथेनॉइक एसिड, एसिडिक ही कौन सा एसिड? मिथेनॉइक एसिड। फिर आता है एक नेटल प्लांट, ठीक, इसके जो लीव्स होते हैं ये भी मिथेनॉइक एसिड को रिलीज करते हैं। अब इनको ये न्यूट्रलाइज कैसे होंगे? ऑब्वियस सी बात है, बेस से। अब एक बस नेचर खुद को कैसे बैलेंस करता है उसको समझेंगे। एक डॉग प्लांट होता है, ठीक, ये कैसा होता है? ये बेसिक इन नेचर होता है इसके लिए। अब जंगल में जहाँ पे नेटल प्लांट होते हैं, जैसे सपोज दैट ये यहाँ पे नेटल प्लांट वगैरह है, ठीक, तो उसके ही सराउंडिंग में कहीं पे डॉग प्लांट भी रहेगा। तो देखो ये एसिडिक इन नेचर को बेसिक नेचर बैलेंस करने के लिए आसपास ही मिल जाता है। तो एक ये भी चीज़ है प्लस पॉइंट, इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं, नेचर खुद को कैसे बैलेंस करता है, ठीक। अब हम क्या पढ़ेंगे? सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होता है? एसिड प्लस बेस, इससे हमको क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर। अभी बस हम इससे फोकस करते हैं। दूसरा कैसे मिलता है? एसिड प्लस मेटल, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है? यहाँ पे हमको सॉल्ट मिल जाता है और दूसरा कंपाउंड। अभी हमको बस इतना ही जाना है। अब एक चीज़ समझेंगे, जो सॉल्ट होता है ये एक आयनिक कंपाउंड होता है। कैसा? आयनिक कंपाउंड। अब एक रिएक्शन ले लेते हैं, HCl प्लस NaOH। देखो आयनिक कंपाउंड क्यों है? Na किस में ब्रेक होता है? प्लस में। OH किस में? माइनस में। H प्लस में, Cl माइनस में। देखो ये कंबाइन होता है, ये कंबाइन होता है, तो हमको क्या मिलता है? NaCl प्लस H2O। अब देखो ये Na प्लस और Cl माइनस से बना है, तो ये कैसा हुआ? आयनिक कंपाउंड। अब हम ये हो गया। अब हम एक और टर्म जानेंगे, कौन सा? फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। अब फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होता है? देखो ऐसे दो डिफरेंट सॉल्ट, ठीक, दो डिफरेंट सॉल्ट मान लो, उसमें या तो उनका पॉजिटिव आयन या उनका नेगेटिव आयन सेम हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे? कि उनकी फैमिली सेम है। अब इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल से समझते हैं कि अब देखो पॉजिटिव आयन वाला केस लेते हैं। एक हमारे पास सॉल्ट है Na2SO4, दूसरा है NaCl। देखो इनका ये पॉजिटिव वाला पार्ट और ये पॉजिटिव वाला पार्ट, देखो ये दोनों सेम है, पॉजिटिव आयन सेम है, तो ये क्या बोलेंगे? ये सेम फैमिली के हैं, अब दूसरा केस क्या बन सकता है कि नेगेटिव हो, KCl और NaCl। इनमें क्या कॉमन? देखो इसमें Na और K डिफरेंट है, पॉजिटिव आयन डिफरेंट है, पर क्या सेम है? यहाँ पे हमारा नेगेटिव आयन सेम है, तो भी ये कैसे हो गए? ये हो गए सेम फैमिली के। अब देखो, अब कुछ टर्म जान लेते हैं कि जो हमारे एसिड होते हैं उनसे जब कोई सॉल्ट बनता है, एसिड से जब कोई सॉल्ट बनता है, कि देखो एसिड ही मेन इन्वॉल्व है। देखो दोनों फॉर्मेशन में क्या इंपॉर्टेंट है? एसिड। तो उनके सॉल्ट के जो सफिक्स लगता है, लास्ट में वर्ड यूज होता है, उनको क्या बोलते हैं? देखो HCl से जब बनता है तो उसको क्लोराइड बोलते हैं, ठीक, साथ में करते जाओ। H2SO4 से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? सल्फेट बोलते हैं। ये क्या है? कौन सा एसिड था? ये क्लोराइड्स, सल्फेट्स, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और फिर कौन है? HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेट्स। फिर क्या है हमारे पास? H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इसके सॉल्ट को क्या बोलते हैं? कार्बोनेट्स। उसके बाद हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH, इसके वाले सॉल्ट को बोलते हैं एसिटेट्स, ठीक। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अब आगे आते हैं, हम टॉपिक पे कॉमन सॉल्ट। किस पे? कॉमन सॉल्ट किसको बोलते हैं?
NaCl को। अब NaCl का बहुत डिफरेंट यूज़ है। हाँ, एक और चीज़ हमको क्या नोट करना है, जब NaCl एक्वस हो तो ऐसे NaCl के सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन बोलते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं NaCl का डिफरेंट यूज़ देखते हैं। पहले तो एक बहुत कॉमन सा रिएक्शन NaCl प्लस H2O, हमको क्या मिलता है NaOH जो कि एक बेस है, इसके भी कई सारे यूज हैं, Cl2 क्लोरीन, इसके भी बहुत सारे यूज हैं, और H2 इसके भी काफ़ी यूज है, मतलब हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमको क्या क्या मिलता है, एक बेस मिलता है, क्लोरीन मिलता है और हाइड्रोजन। अब आते हैं NaCl का यूज क्या क्या बनाने में होता है। एक हमारा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा सबको पता ही होगा, जो कपड़े वगैरह धुलते हैं उनके यूज़ में आता है, और भी बहुत सारे इसके यूज़ होते हैं। अब देखो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, NaCl प्लस NH3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये इससे क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद है CO3 को हम लोग कार्बोनेट बोलते हैं, उसके पहले बस हाइड्रोजन लगाए तो क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्लस NH4 अमोनियम क्लोराइड Cl। अब इसको हम हीट करते हैं, इसके इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 लिख रहे हैं, ठीक, NaHCO3। इसको जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट, और इसको हम लोग बोलते हैं सोडा एस, और इसके साथ हमको मिलता है CO2 प्लस H2O। अब ये जो सोडा एस होता है, ठीक, ये एनहाइड्रस होता है। कैसा होता है, एनहाइड्रस। इसका मतलब क्या है कि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, अब एनहाइड्रस में ही, मतलब इसमें सोडा एस में Na2CO3 में हम 10 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो हमको मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक, अब देखो, अब हम एक चीज़ समझेंगे, ये जो 10 मॉलिक्यूल इसमें ऐड हुआ तो इसका क्या मतलब, इसी को हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं, भाई देवे, वॉशिंग सोडा। अब ये जो 10 हाइड्रोजन के 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये हमारा वॉशिंग सोडा वेट हो गया, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके स्ट्रक्चर में जो है वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स अरेंज हुए हैं। इसको ऐसा पिक्टोरियल फॉर्म में समझते हैं, मान लो Na2CO3 कुछ ऐसा स्ट्रक्चर में है, तो पता है ये पूरा वॉशिंग सोडा का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, देखो। अब इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये इसको गीला नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके स्ट्रक्चर का पार्ट हैं, ये इसमें जुड़े हुए हैं, ये स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक, ये हम इसको ऐसे पिक्टोरियल फॉर्म में समझ सकते हैं, पिक्टोरियल हो गया। अब आ जाते हैं किसमें, अब आते हैं हम, हाँ अच्छा, रिएक्शन में ऐसे जल्दी लिख रहा है, यहाँ पे नाम और फिर ये एनहाइड्रस है, ये लिखना भी ज़रूरी है, ये चीज़। ठीक, वॉशिंग सोडा हो गया, दूसरा बेकिंग सोडा। अब देखो, जो बेकिंग सोडा है, जो ऊपर वाला रिएक्शन था वहीं से मिलता है, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इसी को बेकिंग सोडा बोलते हैं। कैसे हुआ था, NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस H2O, हमको क्या मिला था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NH4 और Cl। अब देखो ये क्या है, यही है बेकिंग सोडा। अब इसका यूज कहाँ आता है, जो केक होते हैं, ठीक, वो कैसे हो जाते हैं, फ्लफ़ी हो जाते हैं। किस रीज़न से होते हैं, बेकिंग सोडा उसमें हम लोग मिक्स करते हैं, और इसको जब हम हीट करते हैं तो हमको देखो क्या प्रोडक्ट मिल रहा था, Na2CO3 के साथ ही साथ हमको CO2 मिल रहा था। कौन सा गैस, CO2 प्लस H2O। तो ये जो फ्लफीनेस आता है ये किस रीज़न से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। हमने ऊपर पूरा रिएक्शन लिखा है कि नहीं, अच्छा यहाँ पे हमने पूरा रिएक्शन नहीं लिखा, यहाँ पे प्लस CO2 एंड प्लस H2O ये भी होता है। इसका यूज नहीं था तो मैं डायरेक्ट इस पर बताने लगा था, ठीक है। इसका यूज यहाँ पे है जस्ट, ठीक। बेकिंग सोडा हो गया, उसके बाद कुछ बच रहा है नहीं, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग ब्लीचिंग एजेंट पे। ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं, देखो
ये पहले 2 टर्म समझ के तब आगे बढ़ेंगे। ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट ऐसे कंपाउंड होते हैं जो किसी भी कलरफुल कंपाउंड को, किसी भी कलरफुल सब्सटेंस को कलरलेस बना देते हैं, ठीक, उनको हम लोग ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं। और डिसइंफेक्टेंट किसको बोलते हैं? जो जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करते हैं। बस ये 2 टर्म हमको समझ के चलना है। अब हम तीसरा कंपाउंड पे आते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। इसके भी डिफरेंट यूज़ हैं कलर वगैरह छुड़ाने के लिए। इसका ये कैसे मिलता है हमको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम प्लस क्लोरीन, ये क्या देता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। यही होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। अब एक और इसके साथ ही इसका बाई प्रोडक्ट भी है कि H2O। अच्छा, बाई प्रोडक्ट क्या होता है कि जिसका हमको यूज, उसके अलावा जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उनको हम बाई प्रोडक्ट बोलते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम लोग वापस से H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे तो हमको मिलता है कैल्शियम सल्फेट प्लस Cl2 क्लोरीन अच्छे खासे अमाउंट में प्लस H2O। अब अगर हम ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को या ब्लीचिंग पाउडर को वापस से H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे, H2SO, अच्छा लिख लेते हैं COCl2 प्लस H2SO4, तो हमको वापस से क्या मिलता है? कैल्शियम सल्फेट प्लस Cl2। हम ये जो रिएक्शन कराते हैं ये क्लोरीन को ऑब्टेन करने के लिए, ये रिएक्शन हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का कराते हैं, H2। ये क्या है? स्लेक्ड लाइम। ये NaCl से नहीं मिला, ये हमको कैल्शियम के सॉल्ट से ऑब्टेन हुआ होगा, ठीक है, पर बस ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था जिसको हम पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं, अच्छा अब ये मतलब ये कॉमन सॉल्ट के मदद से हमने इसको नहीं प्रोड्यूस किया है। अब आ जाते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये क्या होता है? अब देखो, ये होता है मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को फॉर्मूला, अच्छा अब हमारा लास्ट टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम एक कंपाउंड होता है, इसको जब आप 100 डिग्री पर हीट करते हैं तो हमको मिलता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस वाटर। अब ये जो कंपाउंड होता है इसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि पहली बार इसको पेरिस में बनाया गया था, और जो जिप्सम मिलता होता है ये पेरिस में काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में मिल जाता है। इसलिए जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O। अब देखो, हेमीहाइड्रेट का मतलब ये नहीं है कि आधा पानी का मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट में जुड़ा हुआ है, बल्कि इसका मतलब हुआ कि 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स एक H2O मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं, ठीक, इसका मतलब ये हुआ। अब एक और चीज़ हमको नोट डाउन रखना है कि जो जिप्सम होता है इसको 100 डिग्री पे ही हीट करते हैं। अगर इससे ज़्यादा डिग्री पे हीट करेंगे तो हमको पाउडर्ड फॉर्म में मिल जाता है, तो हमको ये जिप्सम पाउडर्ड फॉर्म में मिल जाता है, तब हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं मिलता है। अब इसका यूज़ क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? कि ये लिक्विड जैसा होता है, इसको हम लोग फ्रैक्चर में यूज़ करते हैं और भी अलग अलग जगह। तो ये सॉफ्ट होता है, इसमें जब हम वाटर ऐड करते हैं, वापस से ये
जिप्सम बन जाता है। और जो जिप्सम होता है इसकी प्रॉपर्टी होता है कि ये हार्ड इन नेचर होता है। कैसा? हार्ड इन नेचर। ठीक, इसके यूजेस के यहाँ पे फ़ोटोज़ लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो हमारा चैप्टर एंड हो गया ये।